नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में एक बॉलर सिर्फ 10 ही ओवर क्यों फेंकता है? जब गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स लिया जाता है तो फिर हमसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है? और इंटरनेट के 1 GB डेटा की कीमत कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में एक बॉलर को सिर्फ 10 ही ओवर क्यों मिलते हैं? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में एक बॉलर सिर्फ 10 ही ओवर फेंक सकता है। और वही अगर हम बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन को पूरे 50 ओवर खेलने का मौका दिया जाता है। लेकिन एक बॉलर एक वनडे मैच में 10 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकता है। तो सवाल यही आता है कि बॉलर के लिए ओवर फेंकने की लिमिट क्यों है? दोस्तों, क्रिकेट में अब तक कई सारे चेंजेस हुए हैं और लगातार हो रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में होते रहेंगे। जैसे पहले एक ओवर में 4 बॉलें होती थी, फिर ये 6 हुई और फिर 8, और फिर बाद में फिर से एक ओवर में गेंदों की संख्या 6 कर दी गई। और शुरुआत में वनडे क्रिकेट में 50 की जगह 60 ओवर फेंके जाते थे, लेकिन फिर बाद में इसे 50 ओवर तक ही सीमित कर दिया गया। और इसी तरह पहले एक बॉलर को 12 ओवर फेंकने का मौका मिलता था और इसकी लिमिट बाद में 10 कर दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट बॉलिंग और फील्डिंग का खेल है। बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बॉल से विकेट को बचाता है और इसी बीच वह कुछ रन भी बना लेता है। लेकिन पहले क्रिकेट में बैट्समैन का टारगेट विकेट बचाना ही होता था और इसीलिए बॉलर बदलने के नियम बनाए गए और ये तय किया गया कि एक बॉलर मैच के टोटल ओवर का मैक्सिमम 20% ओवर ही फेंक सकेगा। जैसे अगर मैच 40 ओवर का है तो एक बॉलर सिर्फ 8 ओवर ही फेंक सकेगा। दोस्तों, क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करते हैं और इस दौरान बैट्समैन आउट भी होते रहते हैं। और जब एक बैट्समैन आउट होता है तो फिर दूसरे बैट्समैन को मौका मिलता है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन किसी बॉलर की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के या 3 चौके मार दे या उसकी पहली बॉल पर 6 मार दे, तो वो बॉलर आउट नहीं होता है और तब भी उसे अपना पूरा ओवर फेंकना होता है। और यही वजह है कि बॉलर के लिए ओवर फेंकने की लिमिट तय की गई है। दोस्तों, हम सभी दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आज लगभग हर कोई इंटरनेट के बारे में जानता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? यानी कि 1 GB डेटा की कीमत कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? आज के समय में भारत में कुछ ही टेलीकॉम कंपनियां हैं और इनके बीच कंपटीशन चल रहा है और इसी वजह से हमें डेटा इतना सस्ता मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में डेटा सस्ता है बाकी देशों के मुकाबले। वैसे शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि दुनिया के किसी भी देश को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट डाटा का उत्पादन नहीं किया जाता है। बता दो कि दुनिया के हर देश की सरकार अपने देश में नेटवर्क बनाती है और वो अपने देश के नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन आम जनता को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के नेटवर्क से जोड़ने के लिए टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और साथ ही उसका मेंटेनेंस भी करते रहना होता है। और आज लगभग पूरी दुनिया में इंटरनेट डेटा को एक निर्धारित माप में बेचा जाता है, लेकिन सरकारों ने इसके लिए MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित नहीं की है। और दुनिया भर की टेली कम्युनिकेशन कंपनियां जितना चाहती हैं वो डेटा की उतनी कीमत रख देती हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जिस देश में कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ डेटा सस्ता होता है और जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ डेटा की कीमत ज़्यादा होती है। दोस्तों, US यानी कि अमेरिका में 1 GB डेटा की कीमत 600 रुपये, यूनाइटेड किंगडम में 104 रुपये, भारत में करीब 8 रुपये और सेंट हेलेना आइलैंड में करीब 4000 रुपये है। और दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेट इसी देश में है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले ही रोड टैक्स ले लिया जाता है? बस आपको बता दूं कि ऐसा एक मामला कोर्ट में जा चुका है। दोस्तों, सड़क अक्सर राज्य और केंद्र सरकार बनवाती है और जो सड़कें राज्य और केंद्र सरकार बनवाती है उन पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जो सड़कें सरकार नहीं बनाती है उन पर टोल टैक्स देना होता है, ताकि सड़क बनाने वाली संस्था के उस सड़क को बनाने में जितने पैसे लगे हैं वो उन्हें वसूल सके। जब भी आप किसी एक शहर से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो बीच में आपको टोल टैक्स जरूर मिलेगा और वहाँ टोल टैक्स वसूलने वाली संस्था का नाम भी लिखा होता है और ये वो सड़क बनाने वाली संस्था ही होती है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। अब ये भले ही एक सरकारी संस्था है, लेकिन ये सरकार से अलग एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो भी सड़कें बनाएगी वहाँ टोल टैक्स वसूलेगी। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि सरकार कई सड़कों को बनाने का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देती है और बदले में उन्हें एक तय समय के लिए टोल टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों, जो नए बने हुए हाईवे या एक्सप्रेसवे होते हैं उन पर टोल टैक्स ज्यादा होता है
जब उस रोड की लागत निकल जाती है तो सरकार उस टोल टैक्स को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।